हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एस्थमा, जिसको हम दमे के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके कॉज के बारे में, मतलब कि इसके कारण के बारे में, और इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दमा। तो यहाँ पर दमे के केस में जो हमारी सांस की नली होती है, जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, इसकी जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, मतलब ये सिकुड़ जाती हैं। अब जैसे ही ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं तो जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, और उसका जो डायमीटर होता है वो नैरो हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो सांस की नली होती है यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पर देखिए बहुत सारा म्यूकस बनने लगता है। म्यूकस मतलब कि बलगम टाइप का यहाँ पर बनने लगता है। जबकि देखिए नॉर्मल लंग के केस में जो सांस की नली होती है उसकी मसल्स जो है रिलैक्स रहती हैं, और इसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा हुआ होता है विद रेस्पेक्ट टू एस्थेमिक लंग्स के। अब यहाँ पर जानेंगे हम इसके कॉज के बारे में, मतलब कि दमे के एस्थमा के कारण के बारे में। तो पहला कारण होता है इसका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर इसकी जो मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट कर जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है फूड और बेवरेज। कुछ देखिए पीने वाले जो मटेरियल होते हैं या फूड होता है उसके कारण भी एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है पेट डेंगर, मतलब कि जो जानवर होते हैं उनका गोबर जो होता है उसके कारण भी एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। तो पेशेंट को अगर देखिए स्ट्रेस रहता है तो उसके कारण भी ये एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है कुछ मेडिसिन्स। तो कुछ मेडिसिन्स की एलर्जी के कारण भी एस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है डस्ट। डस्ट के कारण भी एस्थमा हो सकता है। केमिकल और परफ्यूम्स के कारण भी, और एयर पोल्यूशन के कारण भी, और स्मोकिंग के कारण भी। तो एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग के धुएं के कारण भी ये जो है अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिकल। तो जेनेटिकल कॉज के कारण भी अस्थमा हो सकता है। तो ये थे अस्थमा के कारण। अब यहाँ पर जानेंगे हम अस्थमा के साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला है कफ। तो ऐसे पेशेंट को जो है खांसी बहुत रहती है और उसको फिर इन्हेलर लेना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, मतलब सांस लेने में उसको जो है तकलीफ होती है, डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट आता है फीलिंग टायर्ड। तो ऐसा पेशेंट जो है थकावट जो है फील करता है। नेक्स्ट आता है चेस्ट पेन। तो ऐसे पेशेंट में जो है चेस्ट मतलब कि सीने में जो है यहाँ पर पेन रहता है, दर्द रहता है। नेक्स्ट आता है व्हीजिंग। तो ऐसा पेशेंट ये खर वाली जो है सांस लेता है। नेक्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो यहाँ पर जो ब्रीथिंग में देखिए शॉर्टनेस मतलब डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। नेक्स्ट आता है स्लीपिंग प्रॉब्लम। तो ऐसे पेशेंट को देखिए सोने में दिक्कत होती है। तो ये थे एस्थमा के साइन और सिम्टम्स। अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो कौन कौन सी यहाँ पर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो पहली बात कर लेते हैं इन्हेलर की। तो इन्हेलर में देखिए एक होता है एस्थलिन और दूसरा होता है ड्यूलिन। एस्थलिन में होता है सब्यूटामोल, जबकि ड्यूलिन में होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लेवोसाल्ब्यूटामोल। ये दोनों मेडिसिन यहाँ पर होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैक्सिमम देखिए 4 पफ पर डे आप इसको ले सकते हैं, और एक पफ में होता है 200 माइक्रोग्राम मेडिसिन ये। ओके, तो ये थी इन्हेलर्स मेडिसिन। अब नेक्स्ट बात करेंगे कुछ टेबलेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आती है एस्थलिन 4 जिसमें होता है सल्ब्यूटामोल, दूसरा आता है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन 2 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। इसमें होता है एटियोफाइलिन और थियोफाइलिन। उसके बाद आता है मोन्टेलिकास सोडियम टैबलेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए एस्थलिन 4 जो है इसकी आप जो है ओडी या बीडी दिन में ले सकते हैं। ओडी मतलब दिन में एक बार, या बीडी मतलब दिन में 2 बार ये मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरा आता है डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन की यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो 150 मिलीग्राम है। तो डेरिफाइलिन को आप दिन में जो है बीडी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 टाइम ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं मोन्टेलिकास्ट की। तो मोन्टेलिकास्ट एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है। तो इस मेडिसिन को दिन में आप जो है ओडी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में एक बार लिया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है स्टेरॉयडल मेडिसिन। तो स्टेरॉयडल मेडिसिन जो है कौन कौन सी है यहाँ पर। पहली है डेक्सोना जिसमें होता है डेक्सामेथासोन। तो जिन मेडिसिन के अंत में देखिए सोन टर्म आ जाता है उसका नेचर होता है स्टेरॉयडल।
मतलब कि कोर्टिको स्टेरॉयडल ये मेडिसिन होती हैं। तो डेक्सामेथासोन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है वाइसलोन, और वाइसलोन में होता है प्रीडिनिसोलोन। ओके, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। यहाँ पर प्रीडिनिसोलोन जो है पर डे आप कितनी ले सकते हैं, ये 5 से लेकर 60 मिलीग्राम पर डे आप ले सकते हैं। जबकि बात करें हम यहाँ पर डेक्सामेथासोन की, तो ये 0.3 से लेकर 0.6 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर देखिए 100 किलोग्राम वेट का कोई पर्सन है तो उसको आप मैक्सिमम डोज कितनी दे सकते हैं, 100 इंटू 0.6 मिलीग्राम, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 60 मिलीग्राम पर डे जो है मैक्सिमम आप इसकी डोज दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेबुलाइजर की। तो यहाँ पर देखिए डुओलिन और बुडिकॉट का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक जो है मेडिसिन यूज की जाती है, और इस मेडिसिन को देखिए वेपर फॉर्म में जो है इनहेल कर लिया जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं नेबुलाइजर। ओके, अब यहाँ पर ये सारी की सारी जो मेडिसिन होती हैं इनका काम क्या होता है, ये जो है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसकी मसल्स को जो है रिलैक्स करती हैं। जैसे ही इसकी मसल्स देखिए रिलैक्स हो जाती है तो इसके अंदर का जो डायमीटर हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट्स को सांस लेने में जो है आसानी हो जाती है। ओके, थैंक यू।